हाँ तो दोस्तों, मंच आपका अच्छा है, विचार भी अच्छा है। अब सवाल यह है कि हम जो अपने इतिहास को भूल गए थे या भूल चूक की थी, उसको याद करके उस विरासत को पाने का सवाल है। मंच पर राव नरबीर सिंह माननीय मंत्री हरियाणा में हैं और बड़े ही शानदार किस्म के आदमी हैं, संघर्ष वाले, जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। और आदरणीय पप्पू यादव जी से तो आप तमाम लोग वाकिफ हैं, उनका जीवन भी संघर्ष में बीता है। मंच पर त्रिभुवन सिंह जी भी हैं, अनिल जी भी हैं, मंजीत जी भी हैं और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश में आपका एक चमकता हुआ इतिहास रहा है, महाभारत से बड़ा कर्तव्य बोधक और देश को दिशा देने वाला बड़ा इतिहास किसी ने बनाया नहीं, वो इतिहास आपने ही बनाया था। यानी योगेश्वर श्री कृष्ण जी को लेकर के जो देश को दिशा देने का काम उस वक्त में हुआ और धीरे धीरे चल करके वो तहजीब, वो विरासत अधोगति को प्राप्त हुई, उसके कुछ समुचित कारण रहे हैं। और कारण को ढूंढना कम से कम आज बहुत विस्तार से नहीं हो सकता। मैं सुन रहा था राव नरबीर सिंह जी को, अनिल जी को, बहुत ही शानदार और जज्बे की बातें उन्होंने कही। मैं ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मुझसे तो यहां सभी समझदार लोग बैठे हैं। इस क्रम को चलाने का काम हम लोगों ने किया था, लेकिन महज अहीर रेजिमेंट ही आपकी मंजिल नहीं है। अहीर रेजिमेंट एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का जरिया, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करने का तरीका जरूर है, लेकिन अहीर रेजिमेंट से भी आगे बहुत सारी चीजें आपकी विरासत के लिए मौजूद हैं। तो मेरा मंच पर बैठे तमाम सम्मानित और सामने बैठे तमाम साथियों से यही कहना है कि पहली बात तो ये जो अभी अनिल जी की जबान से शायद निकली थी कि आखिर देश में कितनी यादव महासभा बनाओगे, मुझे समझ नहीं आता है। इसलिए मेरे जैसे लोगों ने उससे अपने आप को अलग भी कर लिया था। मैं मथुरा की बात को यहां नहीं उठाना चाहता, क्यों वो बात उठाई थी उसे भी नहीं उठाना चाहता। गाजियाबाद के वसुंधरा में, वैशाली में बने हुए कृष्ण भवन की बात भी नहीं उठाना चाहता। और आपके शहर में, देश की राजधानी में जो आपने यादव समाज के अलग अलग भवन बनाए हैं, उनकी बात भी आज उठाना नहीं चाहता। लेकिन कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर मन में मनसा और स्वाभिमान को जिंदा रखने की ताकत हमारी जाति में है, जो कि मैं जानता हूं है, मौजूद है, हमारे खून की रवानी खत्म नहीं हुई है। हम में वही खून है जो महाभारत काल में भी था, आज भी मौजूद है। हमारे देश के रणबांकुरे के पैरों के निशान कारगिल की पहाड़ की चोटियों पे भी हैं, रजंगला की बर्फीली चट्टानों पर भी हैं। अब सवाल उठता है कि इसको तरजीह देकर के जोड़ा कैसे जाए। तो जोड़ने वाले तो आप ही लोग हो, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, चाहे लोकतंत्र हो चाहे शक्ति की ताकत हो, बगैर संख्या बल के तो ताकत को परिभाषा दी नहीं जा सकती। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कोई आदेश नहीं है,
कि कम से कम आपस में भेदभाव भूल करके और जुड़ने का काम करो। उस ताकत तो दोबारा पहचान को तो बनाने का काम करो कि अगर लाल किले के मैदान में खड़े हो जाओ और हाथ उठा करके नारा देखो तो उस नारे की आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक तो हमारी पहुंचनी चाहिए। ऐसी ताकत बनाने का काम करो। बहुत सारी ताकत है और हमसे तो सभी सर्वोच्च हैं, माननीय हैं। मैं उन किसी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता, लेकिन हां इस बात का जिंदा सबूत और गवाह हूं कि लोकसभा में हमने जिस बात को लेकर के हमारे साथी मंच पर बोल रहे थे, अहीर रेजिमेंट का सवाल मैंने उठाया था और बड़े जोर शोर से, ये त्रिभुवन सिंह और यादव महासभा दिल्ली की इस बात की गवाह है कि प्रमोद महाजन जी को बुलाकर, रामविलास पासवान जी को बुला करके अगर इन दोनों चौधरी ब्रह्मप्रकाश और राव तुलाराम के नाम के ऊपर टिकट जारी कराने का काम किया है तो हम उस पंक्ति में शामिल थे, आगे थे। हमने आवाज तब भी उठाई थी जब हमारे एक माननीय और बड़े नेता, देखिए उन लोगों का नाम बहुत बड़ा है, मैं किसी का नाम लेकर के बुराई नहीं करनी चाहता, लेकिन जहां कहीं कमी रह जाती है वहां की बात जरूर करना चाहता हूं। एक सच्ची घटना आपको बताता हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि यहां सभी लोग अलग अलग व्यक्तिगत लोगों के और अलग अलग पार्टियों के समर्थक बैठे होंगे, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर मलाल जरूर आएगा कि हमारे नेता की मैं बुराई नहीं करना चाहता। नेता जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा किया है, वो सभी सम्मान के पात्र हैं और उनकी बुराई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश में जब जिला हरिद्वार नया नया बना था तो हम लोग हरिद्वार जिले का उद्घाटन करने गए थे। इत्तेफाक से दिल्ली के बहुत सारे लोग जिन्होंने मिलकर के यादव धर्मशाला का निर्माण हरिद्वार में कराया था, मैंने एक अपनी जाति के बहुत बड़े नेता से कहा, और इसमें गलती तो मेरी सिर्फ ये थी कि मुझे उन लोगों से कहना चाहिए था कि आप जाके नेताजी को पहले इनवाइट कर दो, निमंत्रण दे दो कि आपकी धर्मशाला का उद्घाटन वो कर जाएं। लेकिन उन लोगों से भूल हुई होगी या याद नहीं रहा होगा, वो पता नहीं डीपी यादव को ही समझ रहे थे कि यही सर्वोच्च है, इससे आगे कौन है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, हम तो छोटे से मेहनतकश मजदूर हैं आप लोगों के, और मजदूरी का वो पसीना जो अपने माथे पर छलक आता है, उसकी बूंदों को उंगलियों पर लगा करके अपनी तकदीर का नक्शा बनाने का काम करते हैं, उसे ताकत देने का काम करते हैं। चाहे खेती की बात हो, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। खैर मैं छेड़ूंगा इस बात को तो बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। हुआ ये कि मैंने कहा एक अपने ही बड़े सम्मानित नेताजी से, मन की यहाँ काफ़ी हमारे यादव लोग दिल्ली एरिया के, हरियाणा के कुछ इकट्ठा हैं, ऐसा करते हैं हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही सबसे पहले यादव धर्मशाला का उद्घाटन कर देते हैं। तो एक बड़े नेता में अपने स्टेटस का और अपने स्वाभिमान की बात तो जरूर होनी चाहिए। तो हमसे कहा गया कि तुम क्या सबसे पहले यादव धर्मशाला का उद्घाटन कराकर और हमको बदनाम करना चाहते हो? मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अभी 4 दिन पहली बात है, चौधरी देवीलाल जाट धर्मशाला का उद्घाटन करके गए हैं, और हमको जब वोट चाहिए, जब रिश्तेदारी बनानी हो, तब तो सबसे पहले हमें अपने सजातीय लोग याद आते हैं कि हमारे लोग कहाँ बसे हैं, किसका लड़का लड़की अच्छा है, कितनी वोट कैसे देंगे। लेकिन जब कोई उद्घाटन करने की बात आती है तो हम क्यों इस बात को सोचते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे। तो ये जो हीन भावना है, इसमें कोई भी हमारा साथी अपने अंदर इसे जवान ना होने दे, बल्कि सोच करके चले कि हम दुनिया के बेहतर इंसान हैं और हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हम अपनी जाति के लिए कुछ भी कर पाने में सफल होंगे, ऐसा इरादा लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। रहा अहीर रेजिमेंट का सवाल, ये बात भी पुरानी हो गई है। मैंने तो उन 2-2.5 लाख पत्रों को अपने पास अब भी संभाल कर रखा हुआ है।
जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो बहुत सारे लाखों नौजवानों के पत्र मेरे पास आए। उन्होंने कहा आप तो बड़े जद्दोजहद वाले लोग हैं, आप पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, हमारा सपना है कि हम अपनी देश की रक्षा में, सुरक्षा में, फौज में भर्ती होकर के इस देश की रक्षा करने, सुरक्षा और रक्षा करने का काम करने के इरादा रखते हैं। ये जरूर चाहते हैं कि मान सम्मान के लिए देश में अहीर रेजिमेंट के नाम पर हमारी फौज में शिरकत होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा स्वाभिमान की बात है। मैंने इरादा भी बनाया और इस सवाल को लेकर मैं पार्लियामेंट के पटल पर अध्यक्ष जी के निवेदन करके 0 आवर में कार्रवाई रोक करके और मैंने खड़े होकर के कहा कि ये एक स्वाभिमान और सम्मान की बात है और हमारा इतिहास बहादुरी में इस देश में किसी से पीछे नहीं रहा है और हम किसी से ईर्ष्या रखते भी नहीं हैं। सभी लोग जो फौज में भर्ती हैं या सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे लिए सम्मानजनक लोग हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि हमारी जाति के नाम से भी रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। चर्चा हुई। उस वक्त हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, मैं समझता हूं करीबन 22 मेंबर पार्लियामेंट यादव थे। मैं बुराई उनकी भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि मेरे बोलने के बाद एक भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में खड़ा होकर के मुझे समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। कारण चाहे जो हो, मैं इस बात को नहीं जानता, ना मैंने कभी उनसे बाद में चर्चा की। उसके बाद में फिर राव तुलाराम और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के ऊपर जो टिकट जारी हुआ, अनिल जी और त्रिभुवन सिंह जी इस बात के गवाह हैं और भी हमारे यादव महासभा के साथियां बैठे होंगे कि कितनी जद्दोजहद के बाद अटल जी ने प्रमोद महाजन से कहा कि जाओ और राव तुलाराम जी का डाक टिकट जारी करो। प्रमोद महाजन जी आए, उन्होंने डाक टिकट जारी किया और राव तुलाराम और चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम पर रामविलास पासवान ने वो टिकट जारी किया, जिसमें चंद्रजीत यादव से लेके डीपी यादव से लेके बलराम जी से लेके और बहुत सारे हमारे सैकड़ों नेता शामिल हुए। साहब सिंह वर्मा भी वहीं मंच पर थे और भी बहुत सारे मिनिस्टर, एक हमारे मुस्लिम लीडर थे सैयद साहबुद्दीन, वो भी मौजूद थे। बहुत सारे लोगों की जानकारी। मेरे कहने का मतलब से ये है कि जो बात यहां तय करने आप लोग आए हो, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं और ये कह रहा हूं कि मेरा किसी यादव महासभा के बीच में अभी पदाधिकारी के रूप में कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात सौंपता हूं कि कम से कम एक अभियान चलाकर इन सारी यादव महासभाओं को एक साथ मिलाओ, एक साथ करो। लोगों के पास जाओ और कहो कि इस तरह बट करके तुम्हारा काम नहीं चल सकता। और इसमें भी अग्रणी भूमिका निभाए भाई पप्पू यादव जी, राव नरबीर सिंह जी और हम तमाम लोग इकट्ठा होकर के उनसे कहें कि इस महासभा को एक ताकत के रूप में इकट्ठी करके चलाने का काम करो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन 2 लाइन आपके सुपुर्द करता हूं कि जिन लोगों को मिटने का एहसास नहीं होता, उनका दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। इस बात को याद रखो। तो आज जिस कार्यक्रम को, जिस मनसा को, जिस विचार को, जिस सोच को लेकर भाई मंजीत जी ने, उनके साथियों ने आपको यहां बुलाया है, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन इस क्रम को ऐसे चलाइए ताकि आपकी ताकत दिखाई दे। संख्या बल को देख करके तो बड़ी बड़ी सरकारें, टिड्डी में तो कोई जान नहीं होती, लेकिन टिड्डी दल बोला जाता है उसको। और जब किसी खेत और जंगल और गांव की तरफ चल देती है तो किसान के ही नहीं, सरकार के भी कान खड़े हो जाते हैं। संख्या बल में तो वो ताकत होती है। इसलिए आप अपनी संख्या बल पर नजर डालें, अपने संगठन पर नजर डालें और दूसरे नंबर अपने बच्चों की शिक्षा पर नजर डालें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 15-20 स्कूल कॉलेज खोल दिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जिन्होंने खोल रखे हैं, लेकिन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को जो अभाव में, दिक्कत में, गरीबी में, परेशानी में, उनके बच्चों को पढ़ाने की बात करने का काम करो। महज सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और मेडिकल बोर्ड
में ही पढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि बेसिक जानकारी जो बच्चों को मिलनी चाहिए इतिहास की, उसके लिए भी शिक्षा का प्रबंध हमारे लोग करने का काम करें। बहुत सारे संभ्रांत लोग हैं आज, तो यादव बिरादरी में भी लखपति और करोड़पतियों की कम नहीं है संख्या। और फिर मैं तो ये भी नहीं कहता कि वो अपनी जेब से ही स्कूल कॉलेज चलाए, बच्चों पे उतनी फीस ले लें आप कि जितनी में आपका काम चल सके। जमीन आपके गांवों में है, गांव मिलकर के 5-10 बीघे जमीन का प्रबंध कर सकता है, तो बिजनेस को व्यापार के तौर से स्कूल को मत चलाओ, बल्कि दूसरों को, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने के कार्यक्रम बना करके वो कार्यक्रम चलाओ, ताकि हमारा वो गरीब बच्चा, हमारा वो लड़की और लड़का जो अभाव में, जो दिक्कत में, जो परेशानी में, जो गरीबी में, जिसकी आंखें लाल किले की प्राचीर को तो देखती हैं लेकिन ऊंचे झंडे को देख करके सिर्फ गर्दन उठाए देखता ही रहता है, उसको समझ नहीं आता कि इस झंडे की डोरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये इल्म देने का काम, ये शिक्षा देने का काम, ये कर्तव्य और ये ड्यूटी हमारी तमाम लोगों की बनती है। तो शिक्षा पे ध्यान दे लो, समाज को इकट्ठा करने का काम कर लो, और फिर खड़े होकर के इसी दिल्ली की धरती पर, छाती पर अगर अहीर रेजिमेंट की आवाज दे दोगे तो दुनिया की कोई ताकत रेजिमेंट बनने से रोक नहीं पाएगी, वो बन जाएगी। लेकिन पहले अपने आप को तैयार करो। महज पार्टियों में बटो पार्टी में, जहां विचारधारा वहां राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात मान सम्मान की, एकता की, ताकत की, आवाज देने की या कुछ पाने की आए, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात आए, तो तब इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। आज भी हमारी जाति बहुत शिक्षा में आगे नहीं है। अभी तो ऐसे इलाके हैं हमारे पप्पू यादव के, तो आपके हरियाणा के लोग तो पढ़ लिख गए, और शायद मैं खरी बात यह कहना चाहूंगा कि मुसीबत और तकलीफ में ही आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको कुछ मिलता है। हरियाणा इस बात की मिसाल है। मैंने देखा है, मैं कई प्रोग्रामों में गया हूं, 400-400 फुट पे पानी जहां है, वहां के लड़के IPS, IAS और दूसरी शिक्षाओं में पास करके आगे आगे। हरियाणा में एक अभाव था मजबूत धरती पर अन्न पैदा करने का। पानी किसी भी वजह से रहा हो, किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया हो, लेकिन पानी धरती पर कम था, आज भी कम है। इसलिए अभाव में रहते हुए लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ दिया, जिंदगी जीने का गुरु उन्होंने सिखा दिया। और आज दक्षिणी हरियाणा में, जिसे अहीरवाल कहते हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के लड़कियां सब लोग अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश गरीबी की चपेट में है। उतना गरीब नहीं है जितना गरीब लेकर कहा जाता है, अरे यूपी में क्या ना, ऐसा नहीं है। यूपी में जरखेज जमीनें हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और पानी की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मुश्किलों में जीने वाले लोगों को जीने की एक बराबर राह या दिशा देने का काम बहुत कम लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर के मेरा फोकस ज्यादातर आप लोगों को प्रार्थना करने का यही है कि शिक्षा की तरफ हमारे लोग ध्यान दें, एकता की तरफ ध्यान दें। बाकी काम जो लोग चुनकर के पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में अपने पदों तक, कुर्सियों तक पहुंचते हैं, बाकी काम उनको सौंप दो कि तुम भाई समाज की अगुवाई लेकर के आगे आगे चल करके हमारे इन बातों को हमें सहयोग देने का काम करो। जरूर देंगे, कोई मना नहीं करता है। जो आदमी जिस बात को कर सकता है, ऐसे लोग लाखों हजारों लोग आपके बीच में राजनीति करने वाले जो आपको सहयोग दे देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मेहनत बहुत की है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहनत के अलावा कोई रास्ता आपके सामने है भी नहीं। तो उसी रास्ते पर चलकर और अपने पुराने इतिहास को याद करके, अपने हुनर और कर्तव्य को, अपने कौशल को, वीरता को, बहादुरी को, स्वाभिमान को याद करके आगे बढ़ने का काम करो। कुल मिलाकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं इन 2 लाइनों के साथ। मुझे कभी कभी लिखने का शौक है, तो कुछ किताबें लिखी हैं। एक किताब अचानक मेरे साथी ने मेरे हाथ में दे दी। किताब का नाम वक्त साक्षी है, और मेरे ये 2 शब्द हैं, उनको आप सुन लो तो बड़ी मेहरबानी। कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी,
जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। ऐसा कोई समय नहीं बंधु जितना कोई अंत नहीं, जीवन फिर रोशनी पाता है यदि जीने का प्रयास है बाकी। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा। लिख देंगी फिर भोर की किरणें, जो तेरा इतिहास है बाकी। तो आप तमाम लोगों को धन्यवाद, भाई मंजीत जी को, उनके साथियों को, और तमाम हमारे जो ये मौजूद बड़े लर्निड और मेहनती और स्वाभिमानी लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ आगे आकर के बाकी लोगों को जोड़ो। जहां भी आपकी मीटिंग हो, संख्या बल का भी ध्यान रखो, और अपनी बात का, अपने वचन का, अपनी जबान का, अपने विचारों का भी ध्यान रखो। तो कुल मिलाकर आप तमाम लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।